सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी एग्ज़ाम बहुत निकट है, तो आपको एग्ज़ाम का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आपके साथ मैं तो हुई आपके एग्ज़ाम का ध्यान रखने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और भी अगर किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको उसका एमसीक्यू सब्जेक्ट के शुरू हो जाएंगे। तो आपको पहले बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यू और चाहिए। और हाँ, आप सभी बताएंगे कि आपको क्लास कैसे लगती है और क्वेश्चन जो है क्लास में इंक्लूडेड हैं वो आपको कैसे लगते हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चलो छोड़ो, आप सभी कर देंगे ये काम, तो मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, आज की जो क्लास रहने वाली है वो आप सभी से मैं पहले बता दूँ कि आज क्लास रहने किसके लिए रहने वाली है। तो आज की क्लास इकोनॉमिक्स की रहने वाली है। इकोनॉमिक्स की आपकी क्लास रहने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक क्लास को वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर छोड़ो यार, आप सभी बता दें, कर ही देंगे आप सभी। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू है। ठीक है, पहले नंबर का जो रिलेशन आपका उसके एमसीक्यू है ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इनमें से कौन सा आई के चक्रीय प्रवाह का एक चरण है। तो देखिए, आई का जो चक्रीय प्रवाह होता है ना, उसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, एक तो व्यय चरण, ठीक है, एक सृजन चरण और एक आपका वितरण चरण। ठीक है, ये तीनों चरण होते हैं। और वितरण चरण से इसके पास जाता है और इससे इसके पास हो जाता है। ठीक है, वितरण पहले सृजन होता है, फिर वितरण होता है और फिर व्यय होता है। ठीक है, इस तरह से श्रृंखला चलती रहती है। तो आपको पूछा क्या है, देखिए एक मिनट, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा चक्रीय प्रवाह का एक चरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखो, व्यय चरण है, ये भी सृजन चरण भी है, वितरण चरण भी है और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही आपके इसके चरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आई के चक्रीय प्रवाह का एक चरण है। तो देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सो सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा साधन आय नहीं कहलाता है। कौन सा साधन आय का प्रकार नहीं है। तो देखिए, विदेशों से उपहार, किराया, मजदूरी, लाभ। देखिए आय जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो आपके साधन आय होती है, ठीक है, एक तो आपके साधन आय और एक होती है हस्तांतरण आय। ठीक है, हस्तांतरण आय होती है एक। ठीक है, अब देखिए साधन आय जो होती है वो हमें क्या होता है, कहाँ से मिलती है, साधनों, उत्पादन के साधनों से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, साधन आय। और हस्तांतरण आय कौन सी होती है, हस्तांतरण आय वो आय होती है जो हमें बिना किसी कृत्य के किए ही मिल जाती है, अर्थात मुफ्त में मिल जाती है। जैसे अगर मैं इसको उदाहरण दूं हस्तांतरण आय के, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे वृद्धजनों को जो पेंशन दी जाती है, छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वो किसके अंदर आती है, वो हस्तांतरण आय के अंदर ही आती है। वृद्धजन को कार्य नहीं करते लेकिन फिर भी उनको महीने के पैसे जो सरकार तय कर रखी है वो आते हैं, तो वो हस्तांतरण आय है, बिना कुछ करे किए ही उनको पैसा मिल रहा है। और छात्रों को भी छात्रवृत्ति इसी प्रकार मिलती है। तो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन हस्तांतरण आय का उदाहरण है। आई होप आप सभी साधन और हस्तांतरण आय की परिभाषा समझ गए होंगे। तो देखिए फिलहाल इसका आंसर देखिए, निम्न में से कौन सा साधन आय नहीं कहलाता है। किराया तो साधन आय है, मजदूरी भी है, लाभ भी है, लेकिन विदेशों से प्राप्त उपहार ये कोई साधन आय नहीं, क्योंकि उपहार दिया जा रहा है। तो उपहार तो हमें बिना किसी कृत्य के दिया जाता है ना, हम अगर मेहनत या काम नहीं करें तो भी हमें उपहार तो दे ही देते हैं। तो बस उपहार तो क्या नहीं है, साधन आय नहीं है, ये एक हस्तांतरण आय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल है परिवार और फर्में, फर्म और विदेशी क्षेत्र, फर्में और सरकार, परिवार और सरकार। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एक क्षेत्र तो आपके परिवार होता है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में और एक क्षेत्र आपके फर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोक चर को एक ऐसे चर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे मापा नहीं जा सकता, एक समय अवधि में मापा जाता है, एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो देखिए, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपके ऑप्शन नंबर सी,
देखिए स्टॉक को एक निश्चित समयावधि के दौरान मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है स्टॉक को, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 दिसंबर को, एक उदाहरण लीजिएगा स्टॉक का, 25 दिसंबर को गेहूं के गोदाम में गेहूं का कितना स्टॉक था, तो वो आपके स्टॉक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। स्टॉक का उदाहरण हो जाएगा। जैसे 25 दिसंबर क्या है, एक निश्चित समय बिंदु है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हानि को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रवाह, स्टॉक, ए या तो ए या बी, न तो ए न बी। हानि को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको आंसर कैसे देना है, जैसे मान लीजिए इसमें तो क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में कैसे देंगे आप, पहले क्वेश्चन का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे। क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन का नाम लिखिए और फिर यहाँ पे ए है या बी है, सी है, जो भी है आप ऐसे करेंगे। ऐसे पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ठीक है, ऐसे आप आंसर देंगे तो हमें झट से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत बेटर चल रही है और आप इकोनॉमिक्स में टॉप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, वास्तविक प्रवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नाम मात्र का प्रवाह, भौतिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ए और बी दोनों। तो देखिए जो आपका वास्तविक प्रवाह होता है ना, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्म द्वारा सरकार को जो भी उत्पादन किया जाता है उसका लाभ दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फर्म है और ये आपकी परिवार है, परिवार है, ठीक है। ये फर्म और ये परिवार इसको क्या देता है, साधन, ठीक है, उत्पादन करने के लिए साधन देता है। और ये क्या देती है इसको, ये इसको आउटपुट देती है, ठीक है, उत्पादन का लाभ देती है। तो उत्पादन के साधन किस चीज में आते हैं, भौतिक प्रवाह में आते हैं, ठीक है, भौतिक प्रवाह में आते हैं। भौतिक चीजें होती है उत्पादन के साधन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग क्षेत्र है? कौन सा उपभोग, कौन मतलब जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी का कौन उपभोग करता है, कौन उनको खाता है, कौन उनका उपभोग करता है? तो ये आप सभी को पता होगा, परिवार जो होता है वो सभी चीजों का उपभोग करता है। चाहे फर्में उसका उत्पादन करे, सरकार करे, विदेश करे, कोई भी करे, सबका ग्रास कौन कर लेगा, परिवार कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौद्रिक प्रवाह में खालिस्तान का विनिमय होता है, लेकिन नाम से स्पष्ट हो रहा है, मौद्रिक अर्थात मुद्रा, तो इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा वरना आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो होते तो बड़े इजी है लेकिन उनमें लॉजिकल चीजें होती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेहिचक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, वस्तुओं और सेवाओं, मुद्रा, उपहार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाओं का प्रवाह खालिस्तान से खालिस्तान क्षेत्र में होता है। तो फर्म से परिवार को, परिवारों से फर्म को, फर्म से सरकार को, परिवार से सरकार को। तो फर्म से परिवार, परिवारों से फर्म की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए वास्तविक प्रवाह में क्या होता है, साधनों का क्या होता है, साधनों की सेवाएं दी जाती है। तो ये परिवार है मान लीजिए और ये आपका फर्म है, ठीक है। फर्म के पास में भूमि, पूंजी, श्रम नहीं होगा, ये किसके पास होगा, परिवार के पास होगा। तो परिवार ही देगा किसको, फर्म को। तो पूछा क्या है यहाँ पे, साधन सेवाओं का प्रवाह खालिस्तान से खालिस्तान की ओर होता है। तो आपके परिवार से फर्म की ओर होता है। तो कॉमन सेंस लगाइएगा थोड़ा सा क्वेश्चनों में, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्टॉक है? तो यहाँ आपको स्टॉक का उदाहरण पूछा है फ्रेंड्स। स्टॉक और प्रवाह होता क्या है, पहले ये समझना होगा कि स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। मैं आपको बता दूं, स्टॉक की जो गणना की जाती है वो एक निश्चित समय बिंदु पर की जाती है। जैसे 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर एक निश्चित समय बिंदु है। और प्रवाह की जो गणना की जाती है वो एक निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है। इसकी तो एक निश्चित समय बिंदु के लिए और इसकी निश्चित समय अवधि के लिए। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, राइट। तो देखिए फिलहाल इसका आंसर देखिए, निम्न में से कौन स्टॉक है? तो संपत्ति जो है वो आपका स्टॉक है। कुछ समय के लिए संपत्ति होती है, बाकी में बाद में चली जाती है, पता नहीं कौन से। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये रखे,
ओके आपने 10,000 रुपये रखिए, 10 दिन हो गए 10,000 को रखे हुए, तो क्या होगा, अब आपकी आवश्यकताएं होंगी, जैसे मान लीजिए घर में मसाला लाना है, चून लाना है, आटा लाना है और कुछ लाना है, तो वो 10,000 रुपये से खर्च हो जाएंगे। तो मात्र कितने दिन रहे, 10-20 दिन रहे आपके पास, तो वो क्या होगा, स्टॉक हो गया। ठीक है, अगर निश्चित समय बिंदु तक ही रह रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका स्टॉक हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 10,000 अपने पास में 1 साल तक रख सकते हैं, 2 साल तक रख सकते हैं, रहेंगे नहीं, क्योंकि आपकी आवश्यकता ही है, तो आवश्यकता की पूर्ति तो आपको करना ही होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मेरी डेली बेसिस पे 2 क्लासें आती है, एक सुबह और एक शाम, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और अब हिस्ट्री की भी शुरुआत करूँगी MCQs की। तो आप सभी को इन सभी के MCQs बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया लेवल के मिलेंगे। तो आप सभी से ये उम्मीद है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू देना ना भूलेगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।